Hello friends, welcome to my channel all about botany. So I have created this channel to teach you guys or to prepare you guys for the NEET exam. So as NTA announced a NEET exam on July 17, so it's just only 2 months are left. So I'll try to complete all the chapters of class 11 and 12. So without wasting any time, I'll directly start with the chapter number 12, which is Principle of Inheritance and Variation. So why I chose this chapter? Because I like this chapter also. I have interest in this chapter, as well as I think around 3 to 5 questions will come every year on the NEET paper from this chapter. So weightage अच्छा खासा high है इसका. So now principle of inheritance and variation. ना ये जो चैप्टर है वो बेसिकली कंसर्न किसे करता है कि हाउ वी लुक मोर सिमिलर टू आवर पेरेंट्स एंड नॉट आर फ्रेंड्स पेरेंट्स. हम अपने मम्मी पापा की तरह क्यों सेम दिखते हैं, अपने दोस्त के मम्मी पापा की तरह क्यों नहीं दिखते, चाहे वो हमारी आइज़ हो गई, नोज़ हो गई. सो ऐसा क्या रीज़न है, ठीक है. एंड इन सब का रीज़न हम इसी चैप्टर में देखेंगे कि कैसे होता है ना. कुछ टर्म्स पहले पढ़ लेते हैं. सबसे पहला आता है हेरिडिटी. हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू दी ऑफस्प्रिंग. जो भी करेक्टर्स का ट्रांसमिशन हुआ है, चाहे वो आइस का कलर हो, कुछ भी हो, द ट्रांसमिशन इज नोन एज हेरिडिटी. ओके. इनहेरिटेंस, mechanism or the process through which characters are transferred from parent to the offspring, that is from one generation to the next generation. जब हम देखो ट्रांसमिशन तो हो गया करेक्टर्स का, लेकिन जब प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे हुआ, वो क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है. ओके. नाउ वेरिएशन. नाउ इट इज़ द डिग्री बाय विच प्रोजेनी और द ऑफस्प्रिंग कैन डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स. कितने हद तक कोई पेरेंट्स का कोई भी एक कैरेक्टर होता है, वो कितने हद तक पेरेंट्स से प्रोजेनी में अलग है. सो डिग्री बाय विच द प्रोजेनी कैन डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स. जो थोड़ा सा भी लाइक स्लाइटली भी डिफरेंस आ जाता है ना, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएशन, कि कैसे ये वेरिएशन आया. सो दिस इज़ वेरिएशन. नाउ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, that study is known as, that specific branch is known as genetics, जहाँ पे हम inheritance और variation के बारे में पढ़ते हैं. Okay. Now, okay, so I have actually each and every line of like bio का जो भी chapter है उसकी सारी लाइन्स मैंने हारी थी. सो आपको ना मतलब दूसरा मतलब फिर से चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस मेरे नोट्स से ही पढ़ लीजिए, इतना ही सफिशिएंट है. ओके. जितने भी बायो जितना भी लिखा है उस चैप्टर में वो सब कुछ यहाँ पे है. कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो आ सकते हैं, वो भी मैंने इसमें लिखे हैं. ओके. नाउ ह्यूमन न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 8000 to 10,000 BC that one of the causes of variation was hidden in sexual reproduction. That's also true. अगर आप asexual reproduction कराओगे या सिर्फ हम बात कर ले वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, इट्स अ काइंड ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सो क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में? आपको कुछ नहीं करना, एक प्लांट है उसको बीच में से काट दीजिए एंड दोबारा उसको सॉइल में ग्रो कर दीजिए, वो फिर से ग्रो कर जाएगा. बट वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्लोन हो जाएगा, एकदम अलाइक हो जाएगा, एकदम लाइक हो जाएगा, राइट. सेम का सेम हो जाएगा, कोई वेरिएशन नहीं आएगी. सो ह्यूमंस को पता था कि जो ये वेरिएशन आ रही है किसकी वजह से आ रही है? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आ रही है. Now, they exploited these variation through artificial selection and domestication. So उन्होंने क्या करा? मान लो उनको पता चला ओके ये जो प्लांट है, ये जो राइस की वैरायटी है, ये हाई यील्ड है, और एक राइस की वैरायटी है जो रेजिस्टेंट शो करा है माइक्रोब से. उन्होंने क्या करा? उन दोनों को आर्टिफिशियली क्या कर दिया? सेलेक्ट कर लिया. भाई नेचुरल सेलेक्शन तो नहीं हुआ ना, नेचर ने तो सेलेक्ट नहीं किया, ह्यूमंस ने सेलेक्ट किया, इसलिए आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया. एक हाई यील्ड ले लिया और एक क्या ले लिया? ठीक है, रेजिस्टेंस जो शो कर रहा है माइक्रोब से. सो उनको क्या करा है? क्रॉस पोलिनेशन हो गया यहाँ पे. दोनों को क्या करवा दिया? पोलिनेट करवा दिया, फर्टिलाइजेशन करा दिया, राइट. सो एंड एक न्यू वेराइटी ग्रो कर दी जो रेजिस्टेंस भी शो कर रही थी और हाई यील्ड भी कर रही थी. हाई यील्ड का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ सीड्स ज़्यादा बन रहे हैं, राइट. फ्रूट्स ज़्यादा बन रहे हैं.
तो भाई फ़ायदा होगा ना इसमें ह्यूमंस का, क्योंकि उनको तो यही चाहिए कि भाई माइक्रोब्स भी ना हो और हाई ईल्ड भी हो जाए, ताकि चावल जितने जितने ज़्यादा उग सके उतना अच्छा है। ओके, सो दिस इज़ डोमेस्टिकेशन, जब वो खुद बेसिकली ग्रो करके प्रोड्यूस करने लग गए। ओके, सो दे एक्सप्लॉइटेड दीज वेरिएशन थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन। सो इसके एग्जाम्पल क्या दिए, एनसीईआरटी ने, इंडियन काउ, साहिवाल ऑफ पंजाब, ऑल्सो अ डोमेस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ द एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ। ऐसी कोई काउ घूम रही होगी, ले लिया होगा एंड देन उसको फर्टिलाइज करा के अपने जो भी करेक्टर्स उनको चाहिए थे, देन इंडियन काउ। और काउ के लिए क्या चाहिए, मिल्क प्रोड्यूस ज़्यादा होना चाहिए, राइट। नाउ कुछ बेसिक फीचर्स देख लेते हैं जेनेटिक्स के। नाउ द टर्म वाज गिवन बाय बेटसन इन 1906। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रिगोर जोहान मेंडल। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, टी.एच. मॉर्गन। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, बेटसन। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, आर्कीबाल्ड गरुड़, and he actually studied the inborn error of metabolism. Father of X-Genix, Galton. So कभी कभी ये पूछ लेते हैं नीट में क्वेश्चन में। नाउ अब क्या हुआ, अब हमें पता है फादर कौन है, मेंडल। आज ज़्यादा काम किसने किया, मेंडल ने ही किया है, दैट इज़ वाई इज़ अ फादर ऑफ द जेनेटिक्स। नाउ लेकिन कोई तो होगा जिसने मेंडल से भी पहले काम किया होगा, किसमें, इनहेरिटेंस को जानने के लिए, वेरिएशन को जानने के लिए, और ह्यूमन्स तो कब से ही चालू करके बैठे हैं। सो जो पायोनियर थे साइंटिस्ट जिन्होंने इनहेरिटेंस को स्टडी किया था, सो दैट एरा इज नोन एज ए प्री मेंडेलियन एरा ऑफ इनहेरिटेंस, एंड दे बिलीव ऑन ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, कि करेक्टर्स क्या है, ब्लेंड कर जाते हैं, राइट। कोई भी करेक्टर है वो मिक्स होके एक नया करेक्टर बन जाता है, वो ये सोचते थे। जैसे मान लो किसी एक फ्लावर है, एक उसकी एक वैरायटी है जिसका वायलेट कलर है, राइट। वो ये सोचते थे कि मान लो कोई फ्लावर है, कोई प्लांट है, इसका जो फ्लावर है वो वायलेट कलर का है, और एक है जो वाइट कलर का है, एंड वो सोचते थे ब्लेंड हो जाते हैं करेक्टर्स, और पिंक, क्योंकि उन्होंने ये ऐसा देखा हुआ है, चाहे वो ह्यूमन स्किन कलर हो। ह्यूमन स्किन कलर में क्या होता है, एकदम डार्क और एकदम लाइट तो होता नहीं है, कि कोई एकदम गोरा और एकदम काला हो, शेड्स होते हैं बहुत सारे। सो दैट इज़ नोन एज अ ब्लेंडिंग, मिक्सअप चीज़ हो रही है, मिक्स हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। सो जो पहले प्री मेंडेलियन एरा ऑफ इनहेरिटेंस था उसको क्या बोलते थे, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। एंड जो पायोनियर साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको स्टडी करा था वो थे पाइथागोरस, एरिस्टोटले, डार्विन, सबकी अपनी अपनी अलग अलग थ्योरी थी, ठीक है। बट दिस थ्योरी वॉज नॉट एक्सेप्टेड, ये थ्योरी फेल हो गई। क्यों हो गई, बिकॉज दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द रीअपियरेंस ऑफ करेक्टर्स हिडन इन दी F1 जनरेशन। अब हम बाद में बात करेंगे कि कौन से ऐसे करेक्टर्स हैं जो हिडन थे F1 जनरेशन में, बस ये आप पॉइंट लिख लीजिए, आपको बाद में समझ आ जाएगा। नाउ ओके, सो अब प्री मेंडेलियन देख लिया, तो अब मेंडल की बारी आई होगी। एंड जब आप कोई चैप्टर पढ़ते हो ना, तो उसको ना आप इमेजिन भी किया करो, सो जल्दी याद हो जाता है। और जेनेटिक्स अपने आप में एक बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर है, सो जितना आप इमेजिनेशन कर सकते हो उतना इमेजिनेशन करने की कोशिश करा करो। जो मैं बोल रही हूँ बस उसको इमेजिन करते रहा करो कि हाँ ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा सोचा होगा। ओके, नाउ मेंडल एरा ऑफ इनहेरिटेंस। सो मेंडल, एज वी नो, ही इज़ अ फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम काम तो इन्होंने ही किया होगा करेक्टर्स को पहचानने के लिए कि ऐसा क्यों होता है। सो राइट डाउन, ग्रिगोर जोहान मेंडल, ही बोर्न ऑन जुलाई 22, 1822 में in Austria. He worked on garden pea or edible pea, scientific name लिख लो Pisum sativum. He was the first one to demonstrate scientific basis of inheritance and variation. He carried out hybridization experiment on garden pea for 7 years. कब से कब तक, 1856 से लेके 1863 तक. After carrying out experiments, he gave certain postulates. सो देखो, ग्रिगोर जोहान मेंडल थे, ही इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रिया। उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्या करा, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करे, किस पे, गार्डन पी पे। उनका जो मॉडल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, याद करना, हर किसी का अपना एक मॉडल ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे मेंडल का मॉडल ऑर्गेनिज्म क्या है, गार्डन पी। ओके, सो उन्होंने गार्डन पी पे वर्क किया, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए और उससे कुछ पॉस्टुलेट्स दिए। अब हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जब आप डिफरेंट वेराइटीज़ के बीच में आप क्या करवा दो, क्रॉस करवा दो, फर्टिलाइजेशन करा दो,
या डिफरेंट स्पीशी के बीच में। प्लांट्स में तो पॉसिबल है ना, डिफरेंट वेराइटीज़ के बीच में इजीली पॉसिबल हो पाता है, या डिफरेंट वेराइटीज़ के बीच में करा दो तो उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। और कितने साल तक किया, 7 ईयर्स तक किया। ओके, और उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए। नाउ रिमेंबर, ग्रिगोर जोहान मेंडल, ही इज़ अ मैथमेटिशियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ही इज़ नॉट अ बायोलॉजिस्ट, ये एक मैथमेटिशियन है। ओके, नाउ अब जो उन्होंने पॉस्टुलेट्स दिए, दे वर पब्लिश्ड इन द जर्नल नॉन एज प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रुन नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। अब उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट से उनका जो भी रिजल्ट निकला था, उन्होंने एक जर्नल में उसको बेसिकली पब्लिश कर दिया। उस जर्नल का नाम क्या था, प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रुन नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, और उनके पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, मार्क कर लेना जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ मेंडल डाइड इन 1884 ड्यू टू किडनी फेलियर विदाउट द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज वर्क। मेंडल ने काम कितने साल में चालू करा था, 7 साल के लिए काम करा, 1856 से लेके 1863 तक, एंड ही डाइड ऑन 1884। रिमेंबर यहाँ पे लिख लेना 1865 में उनका पेपर पब्लिश हुआ था। ओके, डेट कभी कभी आ जाती है। नाउ मेंडल डाइड इन 1884। अब मेंडल तो गया, लेकिन उसका वर्क को रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल पाया। रीज़न क्या था उसका, एक तो he was a mathematician, so he used mathematical logics and statistical method which was ahead of his time. Okay, communication was not proper. Why? जो ये जर्नल था वो इतना अच्छा पब्लिसाइज्ड नहीं हो पाया था। Okay, he was not able to prove his results in hawkweed and beans. ये दो अलग अलग प्लांट्स हैं, एंड इसमें वो उसके सिमिलर रिजल्ट्स नहीं आए थे जो उसके गार्डन पी पे आए थे। ठीक है, नाउ अर्लियर साइंटिस्ट जो बायोलॉजिस्ट थे, नाइट एंड गॉस, वो ऑलरेडी काम कर चुके थे गार्डन पी पे, एंड कॉल र्यूटर, एंड ही ऑल्सो वर्क ऑन द टबैको, एंड इनके जो रिजल्ट्स थे वो डिफरेंट थे किससे, मेंडल के रिजल्ट से। यही रीज़न था कि मेंडल के वर्क को रिकॉग्नाइजेशन ही नहीं मिला बहुत टाइम तक। कब तक, 20th सेंचुरी तक। ओके, सो क्या हुआ, इन 1900 मेंडल वर्क वॉज रीडिस्कवर्ड। सो पॉइंट लिख लेना, रीबर्थ ऑफ जेनेटिक्स हुआ फिर से। ठीक है, सो इन 1900 मेंडल वर्क वॉज रीडिस्कवर्ड इंडिपेंडेंटली बाय 3 साइंटिस्ट। 3 साइंटिस्ट ने फिर से उस जर्नल को पढ़ा, उनके हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स को देखा, एंड दे थॉट दैट कि सबसे अच्छा अगर किसी ने इनहेरिटेंस और वेरिएशन को एक्सप्लेन किया है ना, तो मेंडल ने किया था। ओके, सो नाम लिखे उन 3 साइंटिस्ट के। ह्यूगो दे वराइस, उन्होंने जो वर्क किया था वो करा था इनूथीरा पे। इट वॉज अ इवनिंग प्रिमरोज, ही वॉज फ्रॉम हॉलैंड, एंड ही पब्लिश्ड द मेंडल्स वर्क इन जर्नल फ्लोरा इन 1901। सो फ्लोरा बहुत फेमस जर्नल है, उसमें उन्होंने उसका वर्क फिर पब्लिश किया। कार्ल कोरेन, ही वर्कड ऑन जियामेज, जर्मनी। मतलब इन सब ने क्या करा, मेंडल के वर्क को फिर से देखा और समझा। Heinrich von Steenmark, he worked on the flowering plant, he was from the Austria. So इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या करा, मेंडल के वर्क को फिर से क्या करा, समझा, एंड ये जाना कि इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन तो काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने समझाया है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि मेंडल ने क्या क्या वर्क किया था, या हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने क्या क्या किया था, जिससे पता चला कि व्हाट इज़ इनहेरिटेंस एंड व्हाट इज़ वेरिएशन, कैसे होता है, कैसे कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, प्रोसेस क्या है उस चीज़ का। ठीक है, नाउ व्हाई मेंडल चूज गार्डन पी। अब उन्होंने गार्डन पी ही क्यों चूज़ करा, सी इट वॉज अ स्मॉल साइज्ड प्लांट, बहुत छोटा सा प्लांट है, एक तो शॉर्ट लाइफ स्पैन है 3 to 4 months। मतलब लाइफ स्पैन क्या होता है, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ जब तक किसी ऑर्गेनिज्म की होती है वो उसकी क्या कहलाती है, लाइफ स्पैन। ओके, सो 3 to 4 months की होती है। इट वॉज अ डिप्लॉयड प्लांट, डिप्लॉयड मतलब डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, टोटल क्रोमोसोम्स कितने, 14। इजिली डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स विथ डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेटिव ट्रेट्स। कहना क्या चाहते हैं,
इजली डिस्टिंग्विश करेक्टर्स विथ डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेटिव ट्रेट्स। मतलब आप देखो करेक्टर क्या होता है, करेक्टर होता है इट वॉज अ फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म का जो फीचर होता है ना वो करेक्टर कहलाता है। ओके, नाउ ट्रेट एन इनहेरिटेड करेक्टर और इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट। सी हेयर, एक प्लांट टॉल है, दिस इज अ प्लांट 1 एंड दिस इज अ प्लांट 2। ठीक है, वैरायटी है, एक ही प्लांट की दो वैरायटी है, ये टॉल है और ये ड्वार्फ है। ये क्या है, ट्रेट है, ठीक। लेकिन ये दोनों चीज़ है क्या, हाइट, हाइट है ना, एक की हाइट टॉल है, एक की हाइट ड्वार्फ है। तो ट्रेट क्या हो गए, ट्रेट्स क्या होता है जो इनहेरिट हुआ होता है, करेक्टर क्या होता है, हाइट। सो हाइट क्या बन गया, करेक्टर, ट्रेट क्या बन गया, जो इनहेरिट हुआ है। जैसे या तो वो टॉल होगा या तो वो ड्वार्फ होगा। ओके, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ करेक्टर एंड अ ट्रेट। सो पी प्लांट में इजिली डिस्टिंग्विश ऑल्टरनेटिव ट्रेट्स मिल जाते थे एक करेक्टर के, ठीक है। नाउ इट्स अ एनुअल प्लांट, कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। एनुअल प्लांट क्या होता है, जो अपनी लाइफ साइकिल को एक ही सीजन में कंप्लीट कर लेते हैं। प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स इन अ सिंगल मेटिंग, एक ही मेटिंग में बहुत सारे सीड्स मिल जाते थे। फ्लावर जो था बाइसेक्सुअल था। इट शोज सेल्फ पॉलिनेशन, हेंस ट्रू ब्रीड और प्योर लाइन्स कैन बी अचीव्ड। मैं इस लाइन का बाद में मतलब आऊँगी। सो गार्डन भी इसका फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल, तो सेल्फ पॉलिनेशन बहुत ईजी हो जाता था, ठीक है। ईजी टू आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेट विद द हेल्प ऑफ इमेस्क्यूलेशन एंड हाइब्रिड्स दस प्रोड्यूस्ड वर फर्टाइल। अब देखो दो अलग अलग वैरायटी हैं, ये अलग है, टॉल अलग वैरायटी है, ड्वार्फ एक अलग वैरायटी होती है। लेकिन करेक्टर क्या है, हाइट, ठीक है। ट्रेट क्या है, ये या तो टॉल होगा या शॉर्ट होगा। अब इन दोनों से मिक्सअप होके जो भी बनेगा, चाहे वो शॉर्ट बने चाहे वो टॉल बने, हमें नहीं पता अभी, ठीक है, वो इसका क्या कहलाएगा, हाइब्रिड हुआ, ठीक है। हाइब्रिड क्योंकि इन दोनों का है, दोनों अलग वैरायटी से एक बनाया, तो दैट इज़ अ हाइब्रिड। तो हाइब्रिड क्या थे, फर्टाइल थे। हाइब्रिड्स क्या बन रहे थे, फर्टाइल बन रहे थे, इसलिए मेंडल ने चूज़ किया। नाउ मैंने क्या बोलता, फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल एंड सेल्फ पॉलिनेशन हेंस अचीव्ड। तो ट्रू ब्रीड और प्योर लाइन्स बहुत जल्दी मिल जाती थी। व्हाट इज ट्रू ब्रीड एंड प्योर लाइन, मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ, फिर आपका इसका डेफिनेशन लिख लेना। ट्रू ब्रीड और प्योर, ट्रू ब्रीड देखो कब बोलते हैं, मान लो मेंडल ने चूज़ किया टॉल प्लांट, ठीक है, ये इसके फ्लावर्स होंगे, मान लो सेल्फ पॉलिनेट कराया, फिर से जो मिले कुछ टॉल मिले कुछ शॉर्ट मिले, मान सकते हैं ना, कुछ टॉल मिले कुछ शॉर्ट मिले, उसने फिर से टॉल वाले को सेलेक्ट किया, टॉल मिले, फिर से टॉल प्लांट मिले, फिर से उसने टॉल को सेलेक्ट करा, सेल्फ पॉलिनेट कराया, ठीक है। मैं लिख के बता देती हूँ, मान लो मेंडल ने टॉल प्लांट लिया, उसको कुछ टॉल मिले और कुछ ड्वार्फ मिले, मान लेते हैं मैं से, उसने फिर से टॉल वाले को सेलेक्ट किया एंड फिर से उसको सिर्फ और सिर्फ टॉल जितने थे ऑल आर टॉल, ठीक है। फिर से इसको सेल्फ पॉलिनेट कराया, फिर से टॉल आ गया, फिर से सेल्फ पॉलिनेट कराया, टॉल आ गया। ड्वार्फ को सेल्फ पॉलिनेट करा, ड्वार्फ आ गया, फिर से ड्वार्फ आ गया, फिर से ड्वार्फ आ गया। तो क्या हो गया, ये एक करेक्टर के लिए, ये एक ट्रेट के लिए ट्रू ब्रीड बन चुके हैं, प्योर लाइन बन चुके हैं, ओके। अब टॉल है तो टॉल ही आएगा, ड्वार्फ है तो ड्वार्फ ही आएगा। सो ये क्या, प्योर लाइन क्रिएट हो चुकी है। नाउ राइट डाउन डेफिनेशन। द टर्म वॉज गिवन बाय जोहानसन। प्लांट हैव अंडरगोन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन एंड शोज स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस। स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस का मतलब टॉल है तो टॉल ही आता रहेगा, ड्वार्फ है तो ड्वार्फ ही आता रहेगा, ठीक है। एंड एक्सप्रेशन दैट इज वो होमोजाइगस हो चुका है फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। ये बाद में समझ आएगा होमोजाइगस का मीनिंग क्या होता है। नाउ मेंडल चूज इनिशियली 34 करेक्टर्स। सो इनिशियली मेंडल ने कितने करेक्टर्स चूज़ किए, 34, देन 22 एंड फाइनली ही शॉर्ट लिस्टेड 7 करेक्टर्स, ओके।
ना आपको पता है हर एक करेक्टर के कितने वो थे, 2 ट्रेट है, तो ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स कितनी हो गई, 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन या फिर प्योर लाइन। नाउ लेट्स सी कौन कौन से करेक्टर्स थे। ठीक है, करेक्टर्स, क्रोमोसोम नंबर, ट्रेट, कौन सा डोमिनेंट ट्रेट है और कौन सा रिसेसिव ट्रेट है। नाउ फर्स्ट करेक्टर है सीड शेप। सो कौन से क्रोमोसोम नंबर पे प्रेजेंट है, 7, राउंड और रिंकल्ड। ऐसे ही सीड कलर लिया, 1 नंबर क्रोमोसोम पे येलो ग्रीन। फ्लावर शेप 4 नंबर क्रोमोसोम पे एक्सियल टर्मिनल। एक्सियल क्या होता है, मान लो यहाँ से कोई साइड से ब्रांच निकल रही है और जहाँ पे बेसिकली स्टेम और ब्रांच का अटैचमेंट होता है उसको हम कहते हैं एक्सियल पोजीशन। सो यहाँ पे फ्लावर्स ग्रो होते हैं। एंड टर्मिनल मतलब टॉप पे। ठीक है, फ्लावर कलर 1 नंबर क्रोमोसोम पे उसका प्रेजेंट होता है वायलेट और वाइट। पॉट शेप फॉर फुल फ्लैट इन्फ्लेटेड कंस्ट्रक्टेड और बेटेड। पॉट कलर 5 नंबर क्रोमोसोम पे है ग्रीन और येलो। ठीक है, स्टेम हाइट 4 नंबर क्रोमोसोम पे है टॉल और ड्वार्फ। पॉट पता है आपको क्या होता है, पॉट क्या होता है, फ्रूट। ओके, पी प्लांट के फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, पॉड। तो कितने तरीके के 2 टाइप के पॉड देखे जाते हैं, एक तो जिसका ऐसा शेप होता है और एक ऐसा। आपने देखा ना मटर के दाने, तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं। सो ये कंस्ट्रक्टेड हो गया, ये क्या हो गया, फ्लैट। ओके, नाउ अब देखो मेंडल ने तो 7 करेक्टर्स लिए थे, लेकिन कौन सा करेक्टर कौन से क्रोमोसोम नंबर पे प्रेजेंट है ये डिस्कवर किया था स्टिंग ब्लिक्सेट ने, जो हमने पढ़ा ना 4 पे है, 1 पे है। ओके, नाउ करेक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन 4 डिफरेंट क्रोमोसोम्स। जब आप आगे देखोगे तो वो 4 अलग अलग क्रोमोसोम पे आपको मिलेंगे। मैक्सिमम करेक्टर जो है वो क्रोमोसोम नंबर 4 पे प्रेजेंट है। एंड देयर इज अ लिंकेज बिटवीन प्लांट हाइट एंड पॉड शेप। ये आगे देखेंगे। ठीक है, लिंकेज क्या होता है। नाउ रीज़न क्या था मेंडल के वर्क का सक्सेस होने का। भाई मेंडल के वर्क का सक्सेस होने का रीज़न क्या था, आगे हम देखेंगे कि मेंडल ने वर्क क्या किया। पहले रीज़न क्या था उसके वर्क का सक्सेस होने का। फर्स्ट, he chose large sampling size which gave greater credibility to the data he collected. ओके, जो भी डेटा उसने कलेक्ट किया था वो मतलब उसने क्या करा था, बहुत सारे प्लांट्स ग्रो किए थे। ठीक है, जब आप ज़्यादा चीज़ें ग्रो करते हो ना तो आपका बेसिकली रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है, ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छा होता है। ही केप्ट एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट गिविंग ऑल डिटेल्स ऑफ नंबर एंड टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स विच इज़ द नेसेसिटी इन जेनेटिक स्टडी। कितने टाइप के बने हैं या कितने नंबर किसके आए हैं उसका उसने एक्यूरेट डाटा रखा था। दैट इज़ वाई सक्सेस हुआ। तभी तो कोई मैथ प्रोबेबिलिटी निकाल पाता है या कुछ भी निकाल पाता है। तभी किसी का अगर किसी के रिजल्ट अच्छा आ रहा है, किसी ने उसका नोट डाउन सही से किया है, तो उसका मतलब बेसिकली उसका जो भी काम है वो सक्सेसफुल ही होगा, राइट। अप्लाइड स्टैटिस्टिकल मेथड एंड मैथमेटिकल लॉजिक्स फॉर एनालाइजिंग हिज रिजल्ट। एज इज मैथमेटिशियन उसको मैथ्स के सारे एक्सप्रेशन सब कुछ पता होगा और कौन सा कहाँ फिट होगा ये भी पता होगा। ओके, नाउ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स डन बाय मेंडल। ओके, सो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, देयर इज अ सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन इज डन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, जब आप दूसरे 2 डिफरेंट प्लांट के आप एक फ्लावर का स्टिग्मा ले लो और दूसरे फ्लावर का पोलन, ठीक है, और आप सेल्फ पॉलिनेट करा दो। ओके, एंड देन सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम फ्लावर का ही स्टिग्मा और सेम फ्लावर का ही पोलन। ओके, नाउ इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। सो सबसे पहले मेंडल ने स्टडी करा एक ही करेक्टर के इनहेरिटेंस के बारे में। सो ही चोज अ करेक्टर विच इज़ द प्लांट हाइट। ओके, नाउ लिख लीजिए इसके बारे में। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अ सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ अ करेक्टर एट अ टाइम इज नोन एज अ इनहेरिटेंस ऑफ अ वन जीन। जब आप एक ही करेक्टर के बारे में इनहेरिटेंस पढ़ रहे होते हो तो आप क्या कहते हो, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ओके, सो देखो मेंडल ने क्या किया। मेंडल ने क्या करा, मेंडल ने ली एक टॉल ट्रू ब्रीड। ठीक है, ट्रू ब्रीड तो ऑलरेडी ग्रो कर चुका था ना, टॉल है तो टॉल ही आ रहे थे, ड्वार्फ है तो ड्वार्फ ही आ रहे थे। ठीक है, और लिया ट्रू ब्रीड ड्वार्फ एज अ पेरेंट्स। ठीक है, हम मान लेते हैं ये मेल है ये फीमेल है। क्रॉस पॉलिनेट किया, F1 क्या है, सारे के सारे टॉल, मतलब दे रिजेंबल ओनली वन ऑफ द पेरेंट, एक ही पेरेंट को रिजेंबल कर रहा था, वो क्या है, टॉल। ठीक, अब इसका क्या करा गया, सेल्फिंग कराई।
F2 जनरेशन देखा। अच्छा F1, F1 क्या है? फीलियल। F क्या है? नोट डाउन, F है फीलियल, ठीक है। फीलियल मतलब ऑफस्प्रिंग, ओके, किड्स, प्रोजेनी। सो F1 फीलियल या F1 जनरेशन, F2 फीलियल और F2 जनरेशन, ठीक है। F2 जनरेशन क्या देखी? कुछ तो टॉल आए और उसने क्या कर देखा? कुछ ड्वार्फ आ गए, राइट। मतलब जब उसने F1 जनरेशन देखा, उसने देखा सारे के सारे टॉल आए, ड्वार्फ वाला तो गायब ही हो गया। और टॉल भी कैसा है? जो बिल्कुल पेरेंट जैसा है, बीच का नहीं आया, इंटरमीडिएट हाइट नहीं आई, ब्लेंड नहीं हुआ। कुछ जो पहले की थ्योरी चल रही थी ब्लेंडिंग वाली, वो नहीं हुआ कि बीच का आ गया हो हाइट, है ना, सेंटर वाली हाइट आ गई हो। एक टॉल है तो ड्वार्फ है तो इंटरमीडिएट आ गई हो, नहीं नहीं नहीं, टॉल है, जैसे पेरेंट था उसमें से एक को ही वो रिजेंबल कर रहा था। और ऐसे ही सारे करेक्टर्स के साथ हुआ, चाहे वो फ्लावर हो या पॉट शेप हो, ठीक है। अब जब इन्हीं F1 हाइब्रिड में से बेसिकली टॉल प्लांट का जब सेल्फिंग की गई, तो उसने देखा कि F2 जनरेशन में टॉल तो आए लेकिन कुछ ड्वार्फ भी आए। और वो ड्वार्फ भी ऐसा नहीं था कि बहुत ही छोटा था या बहुत ही बड़ा था या इंटरमीडिएट था, नहीं, बिल्कुल जो पेरेंट चूज़ किया था ड्वार्फ वाला उसी के जैसा ही था, ओके। एंड रेशियो क्या आई? 3:1। मतलब अगर तीन टॉल है तो एक ड्वार्फ आया। सो इससे क्या पता चला? देखो इससे क्या ऑब्जर्व होता है, आप खुद सोचो। आपने करा टॉल और ड्वार्फ को और आपने पाया कि एक ही पेरेंट की तरह रिजेंबल कर रहा है टॉल, लेकिन भाई गैमेट के फॉर्म तो गैमेट्स तो यहाँ के भी आए भाई, ये तो आ गया, ये तो पोलन है, ये तो गैमेट्स हो गया ना, इसके अंदर गैमेट्स है ना, इसके अंदर मेल गैमेट है, इसके अंदर फीमेल गैमेट है। गैमेट्स तो यहाँ से भी आए और यहाँ से भी आए, दोनों के गैमेट्स आए, लेकिन कैसे एक ही चीज़ एक्सप्रेस हुई, ठीक है। चलो माना एक ही चीज़ एक्सप्रेस हुई, लेकिन F2 जनरेशन में कुछ तो हुआ कि वो फिर से एक्सप्रेस हो गया, ड्वार्फ वाला करेक्टर, है ना। मतलब इसके उसमें कुछ तो ऐसा था, यहाँ से भी कुछ आया, यहाँ से भी कुछ आया, लेकिन एक पेरेंट ने उसको क्या कर दिया? डोमिनेंट कर दिया। और जब दोबारा सेल्फिंग की गई तो ये क्या हो गए? फिर से अलग हो गए, तभी तो ये फिर से एक्सप्रेस हुआ, बात है ना, अलग हो गए, सेग्रीगेट हो गए, ठीक है। सो देखते हैं मेंडल की ऑब्जर्वेशन में क्या लिखा हुआ है। That something is passed stably and unchanged from parent to the offspring with the help of gametes. गैमीट के फॉर्म में कुछ तो आया, एंड ही कॉल्ड देम एज यूनिट फैक्टर। उन्होंने उसको क्या बोला? यूनिट फैक्टर बोला। नाउ दीज फैक्टर आर प्रेजेंट इन पेयर्स, क्योंकि जो F1 में है वो तो दोनों ही थे ना। सो दीज फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन पेयर विच कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। एक ट्रेट का इंफॉर्मेशन वो लेके रखते हैं। Now the trait which is expressed in the F1 is dominant trait, while the trait which is hidden in the F1 and expressed in the F2 is the dominant trait. Okay. Now, therefore, on the basis of monohybrid cross, he gave certain postulates. उन्होंने कुछ postulates दिए। पहला postulate क्या था? Postulate of paired factor। कुछ तो है जो पेयर में प्रेजेंट है। Postulate dominance, एक पेयर में से भी एक पेयर अपने आप को एक जन क्या कर रहा है? अपने आप को डोमिनेट कर रहा है ना। एंड पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन, और वो फिर से सेपरेट हो जाते हैं, और वो अगेन फिर से सेपरेट हो जाते हैं, तभी तो F2 में हमें ड्वार्फ करेक्टर मिला, है ना। नाउ मेंडल ने ऐसे ही डायहाइब्रिड और ट्राईहाइब्रिड क्रॉस किया, एंड बेस्ड ऑन दिस ही गेव्स फोर्थ पोस्टुलेट, दैट इज अ पोस्टुलेट ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। Now Carl Coren raised the status of postulate into Mendelian law and principle of inheritance. मेंडल ने postulate बनाए थे, जो भी उसने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे 7 साल के लिए,
लेकिन उनको लॉ किसने बनाया? कार्ल कॉरेन ने, वन ऑफ द जिसने रीबर्थ किया जेनेटिक्स का। ओके, नाउ लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में पढ़ते हैं, या फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड यूनिट फैक्टर या फिर जस्ट अ फैक्टर। पता चल गया ना, कैरेक्टर को कौन कंट्रोल कर रहा है? यूनिट फैक्टर, जो किसके फॉर्म में आ रहे हैं? गैमेट्स के फॉर्म में मिल रहे हैं ना, गैमेट्स के थ्रू आ रहे हैं ना, ठीक। नाउ द फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स, और वो फैक्टर कैसे प्रेजेंट है? पेयर में प्रेजेंट है। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स ओवर द अदर। ओके, टुडे दीज फैक्टर कॉल्ड जीन्स, अब हम इनको क्या बोलते हैं? जीन्स, राइट। एंड जीन्स, लिखिए जीन्स क्या होते हैं? जीन क्या होता है? अगर मैं आपको जीन क्या कर रहा है, नाउ जीन्स एक डेफिनेशन यहाँ पे देख लीजिए, मैंने इस यहाँ पे लिखी नहीं है, नोट डाउन। जीन्स क्या होते हैं? दे एक्चुअली कंट्रोल, बेसिकली लिखो, जीन्स हैव द इंफॉर्मेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट। सो जीन्स क्या है? जीन्स के पास ऐसी इंफॉर्मेशन है, आप जेनेटिक मेकअप लिए अब बात कर रहे हो, सो उन जीन्स के पास क्या है? ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बेसिकली एक्सप्रेस कर सकती है एक पर्टिकुलर ट्रेट को, है ना। उनके पास क्या है भाई? उनके पास इंफॉर्मेशन है जिससे एक पर्टिकुलर ट्रेट एक्सप्रेस हो जाता है, चाहे वो टॉल हो या ड्वार्फ हो, ठीक है। नाउ द जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट कॉल्ड अलील, ठीक है। और उसी को क्या बोलते हैं हम? अलील बोलते हैं, जो वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट दे रहे हैं। टॉल के लिए अलील अलग होगा, शॉर्ट ड्वार्फ के लिए अलील अलग होगा। ओके, नोट डाउन। अलील और अलीलोमॉर्फ term was given by Bateson. They are slightly modified form of a same gene through mutation. म्यूटेशन की वजह से क्या हो गया? दो अलग अलग फॉर्म हो गए, एक क्या हो गया? रिसेसिव, एक क्या हो गया? डोमिनेंट। ओके, नाउ इट रिप्रेजेंट्स एटलीस्ट 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। इसके पास क्या होता है? 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म होती है जीन की, एटलीस्ट और यूनिट फैक्टर। एटलीस्ट वर्ड यूज़ हुआ क्योंकि एक से 2 से ज़्यादा भी फॉर्म हो सकती है, जैसे ABO ब्लड ग्रुप में एक अलील के, मतलब एक अलील के 3, बेसिकली एक जीन के 3 अलील होते हैं, है ना, A B और IA IB और IO, आगे जाके पढ़ोगे आप। ओके, ना मानो क्या होता है, देखो एक बार थोड़ा सा समझ लो। मान लो ये क्रोमोसोम है, सेगमेंट ऑफ DNA, ये क्या है? जीन, ठीक है। मान लो यहाँ पे हुआ, कभी आप जब आप मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस जब हम पढ़ेंगे ना, या थोड़ा बहुत बेसिक अगर पढ़ा होगा, तो मान लो यहाँ पे कुछ हुआ होगा जिससे क्या बनता है? mRNA, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं उसको हम। ट्रांसलेशन से बना प्रोटीन, ठीक है। मैं अभी हाइट के लिए बात कर रही हूँ, टॉल वाले जीन कैसा आया होगा, टॉल वाले अलील के लिए, ठीक है। प्रोटीन बना, प्रोटीन क्या बनेगा? प्रोटीन क्या एक तरीके का एंजाइम, एक एंजाइम बना जिसने क्या करा? टॉल हाइट आ गई जिसके वजह से प्लांट की। अब यहाँ क्या हो गई होगी? ट्रांसक्रिप्शन में कुछ गड़बड़ी हो गई होगी, म्यूटेशन, ठीक है, कुछ गड़बड़ी हो गई होगी, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट mRNA बन गया। डिफरेंट mRNA बन गया तो डिफरेंट प्रोटीन बन गया, ठीक है। एंजाइम अच्छे से नहीं बन पाया, और हाइट क्या हो गई? ड्वार्फ, ठीक है। तो ये क्या है? एक ही जीन के अलग अलग फॉर्म है, तो ये क्या हो गया? अलील। तो एक अलील टॉल कर रहा है और एक अलील क्या कर रहा है? ड्वार्फ, ठीक है। नोट कर लिया। नाउ तो जब हम सिंबल में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम डोमिनेंट अलील को लिखेंगे कैपिटल वाले लेटर से, ठीक है। डोमिनेंट अलील को हम किससे लिखेंगे? कैपिटल। अगर मैं टॉल के लिए बात करूँ तो कैपिटल T, जो डोमिनेंट अलील है, जो बेसिकली हमें F1 जनरेशन में दिखा है, ठीक है। सो डोमिनेंट अलील, द टर्म वाज गिवन बाय मेंडल। वाइल्ड, उसी को ही वाइल्ड कहते हैं, द टर्म वाज गिवन बाय मॉर्गन। वाइल्ड, अच्छा डोमिनेंट का मतलब होता है, वाइल्ड का मतलब होता है सबसे ज़्यादा वही मिलते हैं,
तभी वो वाइल्ड है, क्योंकि मोस्टली अगर आधी पॉपुलेशन, मान लो अगर पूरी पॉपुलेशन है तो पूरी पॉपुलेशन में 3/4 तो वही होगी डोमिनेंट वाली, ठीक है। सो इट कैन एक्सप्रेस बोथ इन अ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। डोमिनेंट अलील जो है अपने आप को, अब आपको पता है ना ह्यूमन, अगर मैं बताऊँ पी प्लांट क्या डिप्लॉयड है, तो हर एक अलील का एक कॉपी भी होगा। अगर डोमिनेंट अलील है तो इसका कॉपी भी होगा, है ना, हर एक अलील का एक कॉपी भी होगा। सो डोमिनेंट अलील के अपने आप को कब एक्सप्रेस करता है, जब वो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता है, ठीक है। रिसेसिव अलील टर्म वाज गिवन बाय मेंडल एंड म्यूटेंट, सेम ही चीज़ है, टर्म वाज गिवन बाय मॉर्गन एंड इट कैन एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। ये अपने आप को सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस कर पाती है। सो रिसेसिव अलील हम मान लेते हैं स्मॉल टी से है, तो होमोजाइगस कंडीशन क्या होगी, स्मॉल टी। राइट डाउन, कैपिटल टी होमोजाइगस टॉल, स्मॉल टी होमोजाइगस ड्वार्फ, कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज़ अ हाइब्रिड, क्योंकि इसमें दोनों के फॉर्म है ना, टॉल के भी हैं ड्वार्फ के भी हैं, तो ये हाइब्रिड है। हेट्रोजाइगस टॉल। नाउ दी सिंबल्स आर गिवन बाय बेटसन एंड सॉन्डर्स, ठीक है। होमोजाइगस की डेफिनेशन लिख लीजिए, व्हेन 2 अलील ऑफ अ जीन आर सिमिलर, टी कैपिटल टी स्मॉल टी। हेट्रोजाइगस व्हेन 2 अलील इन अ पेयर आर डिफरेंट, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। फिनोटाइप क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आप बाहर से यह देख रहे हो वो क्या है, फिनोटाइप है, टॉल और ड्वार्फ, ओके। जेनोटाइप क्या है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जब बात करते हो जीन लेवल पे, क्रोमोसोम लेवल पे, जीन लेवल पे कौन सी बात हो रही है, तो वो क्या है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एंड दैट बोथ द टर्म्स क्वाइंड बाय जोहानसन, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं अलील के बेसिस पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, ठीक है। सो टॉल ट्रू ब्रीड है, टॉल तो होमोजाइगस होगा, क्योंकि ट्रू ब्रीड था ना। ट्रू ब्रीड का मतलब क्या होता है, दोनों कैपिटल टी होंगे, और ट्रू ब्रीड ड्वार्फ स्मॉल टी, ठीक है। नाउ गैमेट्स कितने बनेंगे, सारे के सारे कैपिटल टी बनेंगे। गैमेट्स क्या बनेंगे, सारे के सारे स्मॉल टी बनेंगे, ठीक है। नाउ F1 जनरेशन क्या आएगी, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या है, F1 जनरेशन तो टॉल आई लेकिन हाइब्रिड आया, ठीक है। एंड क्योंकि ये हाइब्रिड है एक ही करेक्टर के लिए, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस, समझे, क्योंकि ये तो हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब क्या, इसका भी है और इसका भी करेक्ट, इसका भी अलील प्रेजेंट है, ये तो हाइब्रिड हो गया। नाउ क्योंकि हाइब्रिड, ठीक है, ये हाइब्रिड हो गया, करेक्टर हम क्या पढ़ रहे हैं, एक ही पढ़ रहे हैं, दैट इज वाई इट इज नोन एज दी मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ओके। नाउ सेल्फिंग हुई, गैमेट्स क्या निकले, कैपिटल टी स्मॉल टी। मेल का हम ये मान लेते हैं, क्योंकि सेम ही फ्लावर की बात हो रही है, तो गैमेट्स भी सेम होंगे पोलन और ओवरी में। सो इसके फीमेल गैमेट्स क्या होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिनोटिपिक रेशियो क्या आई, 3:1, और जेनोटिपिक रेशियो क्या आई, 1 बना कैपिटल टी वाला, 2 बने कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले, और 1 बना स्मॉल टी वाले। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 4 में से 1 ये बने, 4 में से 2 ये वाले बने, और 4 में से 1 ये वाले बने, ठीक है। नाउ ये जो जेनोटिपिक रेशियो थी, आप मैथमेटिकली इसको कंडेंसेबल कर सकते हो इन अ बायनोमियल एक्सप्रेशन, that is ax plus by whole square, where a is a proportion of gamete carried by dominant allele, x is the dominant allele, b is a proportion of gamete carried by recessive allele, and y is the recessive allele। देखिए, चलो ठीक है, हम भी देखते हैं जेनोटिपिक रेशियो आती नहीं आती। F1 में क्या था, हाइब्रिड था, है ना। गैमेट्स क्या बनेंगे, T और T, मतलब हाफ ऑफ द गैमेट्स के पास क्या होंगे, अगर मैं सिर्फ मेल की बात कर रही हूँ, हाफ ऑफ द गैमेट्स के पास क्या होंगे, कैपिटल टी, और हाफ गैमेट्स कैसे होंगे, स्मॉल टी वाले, ठीक है। एक्सप्रेशन में डाल लेते हैं, उन्होंने बोला था, क्या बोला एक्सप्रेशन में, क्या लिखा है, प्रोपोर्शन ऑफ डोमिनेंट अलील एंड द प्रोपोर्शन ऑफ स्मॉल अलील, रिसेसिव अलील, और रिसेसिव अलील का होल स्क्वायर, दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर,
सेम आ गई ना? ओके, सो ये आपको बेसिकली हेल्प करेगा जब आप क्वेश्चन आंसर्स करोगे ना। ये जो बायनोमियल एक्सप्रेशन आई है, इट कैन डिटरमाइन द जीनोटिपिक रेशियो। आपको F2 की जीनोटिपिक रेशियो तो पता चल गई कि कौन से कैपिटल टी वाले, कौन से स्मॉल टी वाले, और कौन से दोनों ही हैं, हाइब्रिड है, बट नॉट द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट और द पेरेंट। इसका मतलब क्या है? देखो, आप जेनेटिकली कब देखोगे? जब माइक्रोस्कोप की बात होगी, तभी आप जेनेटिक लेवल पे जाओगे, है ना? लेकिन आउटसाइड से आपको क्या दिख रहा है? आपको थ्रू आइज से तो यही पता चल रहा है ना, एक टॉल है और एक ड्वार्फ है, और कुछ तो पता नहीं चल रहा, है ना? अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो जो टॉल है वो हाइब्रिड वाला टॉल है या फिर ट्रू ब्रीड वाला टॉल है? आप अपनी आइज से, आपको कैसे पता चलेगा? आप तो देख नहीं रहे ना अंदर, आप अलील्स के लेवल पे तो देख नहीं रहे, जीन्स के लेवल पे तो देखा नहीं जा रहा, तो कैसे पता चलेगा? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? टेस्ट क्रॉस करना पड़ता है। ट्रू ब्रीड वाले को आप करवा दो ड्वार्फ वाले से टेस्ट क्रॉस, और हाइब्रिड वाले को भी आप क्या करवा दो? ड्वार्फ वाले से टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अब एक पल के लिए खुद सोचना, मैं अभी भी कौन से करेक्टर ले लूँ? टॉल वाला करेक्टर के लिए। ठीक है, देखो, मान लो आपको ड्वार्फ का तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पता है ना, टीटी है, अलील फॉर्म। ठीक है, ड्वार्फ का तो पता है। गैमिट सारे क्या बनेंगे? ये तो पेरेंट है, ये क्या हो गया? गैमिट, है ना? गैमिट सारे क्या बनेंगे? स्मॉल टीज में भी। नाउ ठीक है, ये हो गया। फिर आपने क्या देखा? आपने देखी ऑब्जर्वेशन। आपने जब इसको इससे हाइब्रिड वाले से क्रॉस, आपको भी हाइब्रिड पता नहीं है, ये भी सोच रहे तो मैंने लिख दिया हाइब्रिड वाला है। ठीक है, आपको नहीं पता वो ट्रू ब्रीड वाला है या हाइब्रिड वाला है, कैपिटल दोनों ही कैपिटल टी है या एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है। आपने बस टॉल देखा है, टॉल देखा है। आपका क्या ऑब्जर्वेशन आया? आपका ये ऑब्जर्वेशन आया कि एक में तो हाफ टॉल है प्लांट और हाफ क्या है? ड्वार्फ है। और एक में आपने ऑब्जर्व किया कि सारे ही सारे क्या हैं? टॉल है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है? टॉल के लिए क्या गैमेट चाहिए? आपको पता है टॉल होने के लिए या तो ये कंडीशन हो या तो ये कंडीशन हो। टॉल होने के लिए आपको पता है कि गैमेट ये तो ज़रूर आएगा ही आएगा। ठीक है, और क्योंकि सबको टॉल बनाने के लिए क्या चाहिए? कौन? निशान।